नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। वक्त हो चला न्यूज अपडेट का। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और तमाम खबरों से आपको अपडेट करते हैं। चुनाव आयोग ने बुधवार को 10 राज्यों के 37 राज्यसभा सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। 37 सीटों के लिए 16 मार्च को चुनाव कराया जाएगा। जो सीटें खाली हो रही हैं उनमें 12 एनडीए के पास है, 25 पर विपक्ष का कब्जा है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के 7, तमिलनाडु के 6 और पश्चिम बंगाल बिहार की 5 सीटों पर चुनाव कराया जाएगा। शरद पवार, रामदास अठावले, कनिमोझी, तिरुचि शिवा, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश का कार्यकाल 2 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। 16 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच वोटिंग होगी और उसी दिन शाम 5 बजे वोटिंग की गिनती की जाएगी। तो 10 राज्यों के 37 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होंगे। 6 मार्च 2026 को नामांकन की जांच होगी। इसके अलावा नाम वापसी की अंतिम तारीख 9 मार्च को तय की गई है। 5 मार्च तक नामांकन जमा करने का दिया गया है समय। 16 मार्च को मतदान होगा और इसी दिन वोटों की गिनती की जाएगी और नतीजे भी आ जाएंगे। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटों की गिनती होगी। तो राज्यसभा चुनाव कार्यक्रम 16 मार्च को शाम 5 बजे वोट होंगे। 5 बजे तक वोट पड़ेंगे और 5 बजे के बाद वोटों की गिनती कर चुनावी नतीजों का ऐलान कर दिया जाएगा। 5 मार्च तक नामांकन जमा करने का समय दिया गया है। तो देश के अलग अलग राज्यों में राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं। इनमें महाराष्ट्र की 7 राज्यसभा की सीटें, ओडिशा की 4 और तमिलनाडु की 6 सीटें खाली हो रही हैं। पश्चिम बंगाल में 5 सीटें, असम में 3 सीटें और बिहार में 5 सीटें खाली हो रही हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी 2 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं। हिमाचल में 1, तेलंगाना में 2, हरियाणा में 2 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं। तो इसी के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। वहीं महाराष्ट्र में डॉक्टर भगत किशन राव कराड़, डॉक्टर फौजिया तहसीन अहमद खान की सीट खाली हो रही है। इसके अलावा शरद चंद्र गोविंद राव पवार, धैर्यशील मोहन पाटिल की सीट भी खाली हो रही है। रजनीश अशोक राव पाटिल, रामदास बंधु अठावले की सीट भी महाराष्ट्र से खाली हो रही है, जिस पर चुनाव कराए जाएंगे। ओडिशा की बात करें तो यहां पर ममता मोहंता मुजीबुल्लाह खान की सीट खाली हो रही है। ओडिशा में सुजीत कुमार निरंजन बीशी की सीट भी खाली हो रही है। तमिलनाडु की बात करें तो यहां पर NR एलंगो, P सेल्वारासु, M थम्बीदुरई की सीट खाली हो रही है। तिरुचि शिवा, GK वासन, डॉक्टर कनिमोझी, NVN सोनू की सीट खाली हो रही है, जिस पर चुनाव होंगे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में साकेत गोखले, ऋतव्रत बनर्जी, विकास रंजन भट्टाचार्य की सीट भी खाली हो रही है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में मौसम नूर, सुब्रत बख्शी की सीट भी खाली हो रही है। वहीं असम में रामेश्वर तेली, भुवनेश्वर कलिता, अजित कुमार भुइयां की सीट खाली हो रही है। बिहार की बात करें तो बिहार में अमरिंदर धारी सिंह, प्रेमचंद गुप्ता और रामनाथ ठाकुर की सीट खाली हो रही है। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा और हरिवंश नारायण सिंह की भी सीट खाली हो रही है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कवि तेजपाल सिंह तुलसी और फूलो देवी नेताम की राज्यसभा सीट खाली हो रही है। वहीं हरियाणा में किरण चौधरी, रामचंद्र जांगड़ा की सीट खाली हो रही है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में इंदु बाला गोस्वामी की राज्यसभा सीट का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है, जिस पर चुनाव कराए जाएंगे। इसके अलावा तेलंगाना में डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, KR सुरेश रेड्डी की सीट भी खाली हो रही है। तो 10 राज्यों की 37 सीटों पर चुनाव होंगे। छत्तीसगढ़ से KTS तुलसी और फूलो देवी नेताम की सीट खाली हो रही है। 9 अप्रैल 2026 को राज्यसभा का नामांकन होगा। 5 मार्च तक नामांकन जमा करने का समय दिया गया है। 16 मार्च को राज्यसभा सीटों पर मतदान होगा। चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लिए 18 फरवरी का दिन बेहद व्यस्त और अहम रहा। दिन की शुरुआत राजधानी भोपाल से हुई, जहां कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को मंजूरी दी। इसके बाद ग्वालियर के कुलैत गांव में रोड शो और किसान सम्मेलन में हिस्सा लिया। वहीं शाम को मुख्यमंत्री देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पहुंचे, जहां उन्होंने मुंबई क्लाइमेट वीक 2026 में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। देखिए एक रिपोर्ट। बुधवार की सुबह मुख्यमंत्री सबसे पहले विधानसभा पहुंचे, जहां उनकी कैबिनेट ने बजट प्रस्ताव को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक विधानसभा के समिति कक्ष में वंदे मातरम गान के साथ शुरू हुई। इसके बाद विधानसभा सत्र शुरू होने पर मुख्यमंत्री की उपस्थिति में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 4,38,317 करोड़ का डिजिटल बजट पेश किया। इस बजट को मुख्यमंत्री ने ज्ञानी मॉडल पर आधारित बताया। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प पर आधारित बजट है। जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश भी लगातार हर एक क्षेत्र में अपने आकार के साथ साथ विकास के पर्याप्त धनराशि रखते हुए लगातार आगे बढ़ने के संकल्प की तरफ बढ़ रहा है। और खास करके माननीय प्रधानमंत्री ने जो 4 शब्द दिए हैं, गरीब, महिला, युवा, किसान, जिसको ज्ञान करके देते थे, इस वर्ष हमारे वित्त मंत्री द्वारा खास करके आई भी जोड़ा है। तो ज्ञान से ज्ञानी के मार्ग पर है। आई फॉर इंडस्ट्री, आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके लिए पर्याप्त रूप से हमारी सरकार ने प्रबंधन किए। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में मुख्यमंत्री ने कर्मयोगी बने की सर्वोच्च परामर्शदायी समिति की 1 दिवसीय कार्यशाला को भी संबोधित किया। इसके बाद मुख्यमंत्री किसान सम्मेलन में शामिल होने ग्वालियर के कुलेथ गांव पहुंचे। यहां रोड शो कर लोगों का अभिवादन किया। क्या माला वाली माला लाए, आज तो ऐसा लगा ग्वालियर, भिंड, मुरैना सभी दुकानों से फूल गायब हो गए होंगे, सब यहीं आ गए और कहीं बचे नहीं। और माला वाली माला, एक माला पहनोनी के दूसरी माला तैयार, और माला ऐसी बड़ी बड़ी के 25 माला की एक माला, और माला पहनो उसके पहले फूल ऐसे धाड़ 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 चारों तरफ से, ऐसा लग रहा कि स्वर्गलोक आ गया। शाम को मुख्यमंत्री मुंबई के लिए रवाना हुए। उन्होंने मुंबई क्लाइमेट वीक 2026 में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। सीएम ने विशेष सत्र की अध्यक्षता भी की और प्रदेश में हो रहे नवीनीकरण ऊर्जा और ग्रीन इनोवेशन के प्रयासों के बारे में भी बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। रायपुर में डीएड अभ्यर्थियों का आंदोलन तेज हो गया है। सहायक शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर अभ्यर्थी पिछले 1.5 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। मंगलवार को प्रदर्शन उग्र होने पर प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पुलिस बल की मौजूदगी में कई अभ्यर्थियों को वहां से हटाया गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया लंबित है, जिससे उनका भविष्य अधर में लटका है। उन्होंने सरकार से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है। डीएड अभ्यर्थियों का जो प्रदर्शन है वो और भी ज्यादा उग्र रूप ले चुका है। इस वक्त मैं नवा राजधानी के तूता धरना स्थल पर हूँ, जहाँ पर लगभग 1.5 महीने से यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और आज अंगारों पे चलने की बात इन्होंने कही थी। अब पीछे की जो तस्वीरें हैं वो आप देखिए, जहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं, यानी कि जो डीएड अभ्यर्थी हैं वो मौजूद है। अग्निशमक की गाड़ी भी आप देखिए कि अंगारों पे चलने की बात की गई तो की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर लाई गई। हम लोग को ड्यूटी लेके जाएंगे, सरकार इतना दिन से हमको नहीं सुना, इसीलिए मजबूरन हम लोग को आज आग में चलने के लिए मजबूर किया गया है। हम लोग को शिक्षा मंत्री मिल रहे हैं ना, मुख्यमंत्री क्यों मुंह छिपा रहे हम लोग से? मिलने आए हम लोग को, क्यों नहीं आ रहे मिलने? हम अपना है, क्यों हमको ड्यूटी नहीं दिया जा रहा है, बताए सरकार। एकदम से मैम कांप रही हूँ मैं, मेरे हाथ में चोट भी लग गया। 2 महीने हो गया, हमारे कोई देखने नहीं आ रहे, इससे अच्छा हम मर ही जाते। तो देखिए इनका दुख है, इनकी जो
यानी कि 2300 पदों पर भर्ती की बात जो कही गई थी उसे लेकर इनका जो आंदोलन है। और अब की तस्वीर जो है जहां पर एक और पुलिस प्रशासन, प्रशासनिक अमला, दूसरी ओर बीएड अभ्यर्थी जो बड़ी संख्या में मौजूद है। तस्वीरें बैक टू बैक हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अंगारों पे चलने की जो बात है वो की गई। और अब जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है जहां पर कल देर रात शिक्षा मंत्री के बंगले का घेराव करने पहुंचे और अब अंगारों पे चलने की बात की गई। और ये तस्वीर नवा राजधानी के तूता से है जहां बीएड अभ्यर्थियों का जो उग्र आंदोलन है वो देखा गया। कैमरामैन सूर्य के साथ दुबे, INS 24/7। सूरजपुर जिले के सुंदरगंज गांव के बथानपारा में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान दो पक्षों में विवाद हो गया। प्रशासन की टीम जब मौके पर पहुंची तो ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया। देखते ही देखते पुलिस की मौजूदगी में लाठी डंडे चलने लगे। आक्रोशित ग्रामीणों ने सरकारी वाहन और जेसीबी में तोड़फोड़ की तथा कर्मचारियों पर पथराव किया। स्थिति तनावपूर्ण होने पर अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया। एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की और शांति बनाए रखने की अपील की। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आज कुल उनके द्वारा जो है 11 मकानों का अतिक्रमण हटाया जाना प्रस्तावित था, जिसमें से 6 मकान लगभग उनका पहले से ही शेड वगैरह स्वयं से अतिक्रामक थे वो हटा चुके थे। और हटाने की कार्यवाही के दौरान जो है एक आपसी, चूंकि एक पक्ष जो है बहुत बड़ा पक्ष चाहता है कि अतिक्रमण हटे और कुछ लोग चाहते हैं कि अतिक्रमण ना हटे, तो गांव वालों के बीच में आपसी लड़ाई झगड़ा हो गया। लड़ाई झगड़ा होने के दौरान वो लोग जेसीबी को हटाने का प्रयास करने लगे। जेसीबी को हटाने के लिए लोग भागे। जब जेसीबी हटा तो जेसीबी के साथ में जो पुलिस की वाहन खड़ी थी उनको भी क्या बोलते हैं पत्थर लग गए और जिससे वाहन के शीशे प्रभावित हुए हैं। मध्य प्रदेश जबलपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा ने बहुचर्चित भोजशाला विवाद से जुड़ा मामला वापस इंदौर बेंच भेज दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा, चूंकि भोजशाला स्ट्रक्चर धार जिले में है और वो इंदौर बेंच के क्षेत्राधिकार में आता है, इसलिए मामला वहीं भेजा जाए। कोर्ट ने यह भी कहा साफ किया कि एएसआई के सीलबंद लिफाफे में बंद रिपोर्ट की कॉपी सभी पक्षों को देने के संबंध में भी इंदौर बेंच ही निर्णय लेगी। मामले पर अगली सुनवाई 23 फरवरी को इंदौर बेंच में होगी। हालांकि राज्य की ओर से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह सहित अन्य वकीलों ने मामला मुख्यपीठ जबलपुर में ही सुने जाने का निवेदन किया था। बता दें कि इंदौर बेंच ने ही मुख्यपीठ भेजा था। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस सहित अन्य की ओर से दाखिल 4 याचिकाओं पर 16 फरवरी को हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में सुनवाई थी। इस विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 22 जनवरी को दिए आदेश पर गौर करने की बात जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले को मुख्यपीठ जबलपुर में ट्रांसफर करने को कहा ताकि प्रशासनिक स्तर पर चीफ जस्टिस उचित आदेश पारित कर सके। इसके बाद भोजशाला विवाद से जुड़े सभी 5 मामले चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच के सामने बुधवार को सूचीबद्ध किए गए थे। मामले के अनुसार पूजा के अधिकार बनाम नमाज की अनुमति को लेकर इंदौर बेंच में यह मामला हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस और अन्य की ओर से दाखिल किया गया है। ग्वालियर चंबल संभाग के साथ प्रदेश में डॉग बाइट के बढ़ते मामलों और रैबिज के खतरे को देखते हुए गजराजा मेडिकल कॉलेज ने एक अहम कदम उठाया है। लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग को ग्वालियर में प्रदेश का पहला स्टेट रैबिज रिसर्च एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित करने का औपचारिक प्रस्ताव भेजा गया। प्रस्ताव में स्पष्ट किया गया है कि GRMC और उससे संबद्ध आरोग्य चिकित्सालय समूह अविभाज्य मध्य प्रदेश का पहला और देश का 17वां विश्वसनीय संस्थान है। आपको बता दें कि जय आरोग्य अस्पताल समूह में उत्तर प्रदेश और राजस्थान के सीमावर्ती जिलों से भी बड़ी संख्या में मरीज उपचार के लिए आते हैं। आंकड़ों के अनुसार डॉग बाइट के प्रकरणों में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। कई बार मरीज अधिक गंभीर अवस्था में यहां पहुंचते हैं। इस लिहाज से यह सेंटर की स्थापना अहम प्रयोग मानी जा रही है। हमारे हॉस्पिटल में JH हॉस्पिटल में एंटी रेबीज वैक्सीन और रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। और अभी रिसेंटली हमारे डीन साहब ने ये एक व्यवस्था करी है कि OPD का जो समय रहता है 8 से 2,
इसके अतिरिक्त समय में भी मरीजों को किसी भी तरीके की असुविधा ना हो, इसलिए 24/7 राउंड द क्लॉक ड्यूटी करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके लिए हम इमरजेंसी मेडिसिन विभाग में दोपहर को 2 बजे के बाद हमारे रेजिडेंट्स की और फैकल्टी की ड्यूटी लगाएंगे। तो जो 2 शिफ्ट में रहेगी, एक शिफ्ट दोपहर से लेकर रात तक, एक रात से लेकर मॉर्निंग तक। तो उसमें जो मरीज जो आते हैं, अगर शाम के समय या रात के समय अगर कोई गंभीर मरीज आता है तो उसको तुरंत उपचार मिल सके, उपचार में किसी भी तरीके का विलंब ना हो, ये हम इंश्योर करना चाहते हैं। जबलपुर लोकायुक्त ने मंडला जिले के निवास अनुविभागीय कार्यालय में रीडर को 5,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दरअसल निवास तहसील के दरगढ़ गांव निवासी गेंदलाल सरवटे अपने पिता की कृषि भूमि के खसरे में पिता के त्रुटिपूर्ण नाम को सुधरवाना चाहता था। पिता का नाम त्रुटिवश मूलचंद के स्थान पर फूलचंद दर्ज है। नाम सुधारने के एवज में आरोपी रीडर काशीराम मरावी ने 10,000 रुपए की मांग की थी। आवेदक गेंदलाल ने बुधवार को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के कार्यालय में पहुंचकर आरोपी रीडर को 5,000 रुपए दिया तो लोकायुक्त की जबलपुर टीम ने पकड़ लिया। मेरे पिताजी का नाम नीलचंद था पहले रिकॉर्ड में, अभी वर्तमान में 2005-06 में रिकॉर्ड में फुलचंद हो गया था। इसके लिए मैं आवेदन लगाया था, जिसमें से एडीएम ऑफिस में मेरे को 10,000 रुपये की मांग ले रहे थे। आवेदक गेंदलाल पिता मूलचंद निवासी दरगढ़ के द्वारा हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष शिकायत की गई थी कि एसडीएम कार्यालय में उसके पिताजी का नाम त्रुटिवश जो कि मूलचंद की जगह फूलचंद खसरे में लिख गया है, उसके सुधार के एवज में आवेदन दिया है और उसके लिए जो एसडीएम कार्यालय के बाबू हैं काशीराम मरावी जी, वह पैसे की मांग कर रहे हैं। शिकायत का सत्यापन किया गया। सत्यापन उपरांत आज दिनांक को काशीराम मरावी को एसडीएम कार्यालय में 5,000 रिश्वत की राशि देते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। धमतरी जिले में बड़ी लाइन पर रेल दौड़ने का लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है और रेलवे भी बड़ी तेजी के साथ इस काम में जुटा हुआ है। इसी के तहत 18 फरवरी बुधवार को आधा इंतजार खत्म हो गया, जब कुरुद से अभनपुर के बीच रेल का ट्रायल रन किया गया। कुरुद स्टेशन पर रेलवे के अधिकारी और आम लोग ट्रेन देखने पहुंचे थे। फूलों से सजे स्टेशन से हरी झंडे दिखाकर ट्रेन को रवाना किया गया। बता दें कि धमतरी में 100 साल से छोटी रेल लाइन थी। 2018 में तत्कालीन सरकार ने धमतरी को बड़ी रेल लाइन से जोड़ने का वादा किया था। 7.5 साल बाद जिले में ट्रेन फिर से आई, लेकिन अभी भी धमतरी मुख्यालय तक लगभग 15 किलोमीटर से पटरी बिछाने का काम बचा हुआ है। बाकी का काम पूरा होने में अभी 2 महीने का समय और लग सकता है। मुख्य संरक्षा आयुक्त जिन्हें हम सीआरएस कहते हैं, इनका आज इंस्पेक्शन हुआ, सेफ्टी इंस्पेक्शन, जो किसी भी नई रेलवे लाइन को खोलने के लिए सीआरएस का इंस्पेक्शन होता है। इंस्पेक्शन के बाद इनका अथॉरिटी मिलता है, दैट इज कॉल्ड सैंक्शन। सुरक्षा के हिसाब से सब काम हो गए। अब सेक्शन को यात्री के लिए खोला जा सकता है। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरें जारी है। आप देखते रहे INS 24/7। धन्यवाद।